हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी का पूरा कवर करेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, देखिए जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये अध्याय 5 चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कार की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, है ना। जब उन्होंने कार की पतली काट को काटा तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे उसमें, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। क्लियर है, क्वेश्चंस आया हुआ है। किस पर उन्होंने रिसर्च किया था? तो कार की पतली काट पे, और उसमें किस तरह की संरचना थी? तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह। ये सब ध्यान रखते चलिएगा। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कार्क एक छाल होता है जो कार्क एक पदार्थ होता है जो वृक्ष के छाल से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। मतलब अपने निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी उन्होंने बनाया था, इन्होंने देखा। कब देखा? 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को सेल कहा, यानी कोशिका कहा। ठीक है, कोशिका कहा। और कोशिका लैटिन शब्द है, इम्पोर्टेंट है। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। देखिए दोस्त मेरे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, हमने अंडरलाइन किया हुआ है। आपको यही पढ़ना है, अंडरलाइन वाला। आपको पता है अंडरलाइन किया हुआ वो क्या हुआ? पूरा हमको पढ़ना ही नहीं है, अंडरलाइन करे हुआ पढ़ेंगे आप भैया। आप डेफिनेटली मानिए इसको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक होता है कि पूरी बुक को पढ़ने के बाद तब अंडरलाइन करेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से, और आपको अंडरलाइन किया हुआ मिल रहा है ना। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आराम आराम से चलेंगे। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अब देखिए इसका क्या है, इस लाइन का कोई मतलब है हमारे उससे? कोई भी मतलब नहीं। बस ये है कि रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था। इन्होंने बोला था, हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग करके किया जाता है। बस, तो इससे हम अंडर क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं होता, तो हम क्रॉस इसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमने अंडरलाइन इसमें नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि सजीव किससे बने बने होते हैं। एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सजीव किससे बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप दिया हुआ है कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। प्याज के छोटा एक टुकड़ा लेते हैं। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली क्या करते हैं, उसकी जो झिल्ली होती है भीतरी सतह की, वो उतार लेते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। ऊपर दिया होगा, ऊपर दिया होगा यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इधर इधर प्याज की संरचना, ये वाला दिया हुआ है, प्याज की झिल्ली की संरचना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो कभी कल क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्याज एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की जो अवतल सतह होता है ना, अवतल सतह, उसकी भीतरी सतह से झिल्ली उतार लेते हैं। देखो प्याज की झिल्ली को इसका यहाँ उतार हमने लिया। क्लियर है? इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से क्या होती है? बच जाती है। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे? ठीक है, एक कांच की स्लाइड लो। इस पर पानी की एक बूंद डालो। जब वाच ग्लास में रखे झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को
इस स्लाइस पर रख दो तो यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड्स पर रखने में आपकी सहायता करेगा। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइनिन की डालो। इस पर क्या डालते हैं? सेफ्रामाइनिन डालते हैं। देखिए ये जो है हमने देखा कि हमने देखा कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं कि उसे कागज़ पर खींचे जा सकते हैं कैसी संरचना, तो इस तरह की संरचना खींची जा सकती है। ठीक है, इसमें संरचना में जो डॉटेड वाला एक पॉइंट आया, जहाँ डॉटेड पॉइंट आया, इसको उन्होंने बोला कि ये केंद्रक है। क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये केंद्रक है। सेल किसको को बोला? और उसकी जो लेयर है, ये जो लेयर थी, इसको बोला, इसने सेल बोला। ठीक है, तो ये एक तो क्रियाकलाप हो गया। आप इस डायग्राम को देख कर जाइएगा एग्जाम में, इस डायग्राम को देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या कहा, एक सूक्ष्मदर्शी ठीक है, ये इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का अवलोकन किया। ये जो उन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया उसका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही थी एक जैसी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी शल्ककंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। इस प्रक्रिया में हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में, अब देखिए विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। तो शल्ककंद जो है प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहा जाता है। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब न केवल प्याज ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं अपने आसपास देखते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इसमें से यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। पहले आवर्धक लेंस की खोज हुई, उसके बाद किसकी? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका जो है स्वयं ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अमीबा, यहाँ देखिए ये जो आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ठीक है, यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे एकमात्र कोशिका जो है वो स्वयं में ही संपूर्ण जीव बना लेती है। जैसे आपका अमीबा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। क्लियर है ना? याद रखे रहिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त जो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हुए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ये है मतलब कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं मतलब मिली जुली रह करके विभिन्न कार्यों को क्या करती है? संपन्न करती है, जिससे क्या होता है? विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि बात करें, इसके उदाहरण है फंजाई को कवक बोलते हैं, पादप तथा जंतु। ये कैसे हैं? तो बहुकोशिकीय हैं। क्लियर हो रही है? बात नहीं हो रही है? ये कैसे हैं? तो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त मेरे? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो फंजाई, पादप तथा जंतु ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय हमने ऊपर पढ़ाया। ठीक है,
प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी ही जैसे कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती। ये कौन बोला था? ये ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, ये इस वाले स्लाइड्स में देखिए। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त मेरे, आप देखिए इसको, ठीक है। देखो, कोशिका का सबसे पहले पता जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार की पतली प्लेट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। अब पूछ सकता है कि कौन से सूक्ष्मदर्शी द्वारा? तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। कौन से सूक्ष्मदर्शी द्वारा? तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। इसके बाद लीवेनहॉक आए। तो लीवेनहॉक 1674 में, है ना, सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। क्लियर है? लीवेनहॉक क्या बोले? 1674 में आए तो इन्होंने क्या किया कि जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का क्या किया? पता लगाया। क्या किया दोस्त मेरे? पता लगाया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। 1831 में आए और ये बोले कि कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। 1831 में इन्होंने कहा कि कोशिका में क्या होती है? केंद्रक होता है। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। जैसे कोशिका है, जैसे ये हमारा केंद्रक हो गया, ये हमारा, इसमें जीवद्रव्य भरा होता है, तो इसका नाम दिया 1839 में। किसने नाम दिया? 1839 में नाम दिया, पुरोकिंज ने नाम दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, बता दे रहा हूँ। फिर दो वैज्ञानिक आए, स्लीडन 1838 में और स्वान 1839 में आए। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। किसने कहा था? स्लेडन एवं स्वान ने। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर साइंटिस्ट आए, बिरचो आए। कौन आए? बिरचो ने 1835 में कोशिका सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? तो बिरचो ने बढ़ाया, 1855 में बढ़ाया। क्लियर है ना? कोशिका सिद्धांत बोलेगा तो स्लेडन और स्वान ने 1838 और 39 में, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं ना, वो पूर्ववर्ती यानी पिछली कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, सन बताइए, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों की समझना संभव हो सका। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? 1940 में। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड्स पे। आ जाइए। देखिए, अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंस क्या बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें डायग्राम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसे? देखिए, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। इन्हें तस्वीर में समझिए। ये दे देगा डायग्राम, आप पूछेगा कि ये कौन सी कोशिकाएं हैं, तो ये चिकनी पेशी कोशिकाएं बोलते हैं। इसको बोलते हैं रुधिर कोशिकाएं। ये जो है हमारा ऐसे करके ये बनाया गया था, मिट गया है डायग्राम में। इसमें ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और ये ऐसा डायग्राम दिखेगा तो ये वसा कोशिकाएं हैं। ये स्पर्म है, शुक्राणु है, ये अंडाणु कोशिकाएं हैं हमारी।
और ये अस्थि कोशिकाएं हैं। डायग्राम दे करके पूछ सकता है कि कौन सी कोशिकाएं हैं, क्योंकि प्लेटलिस्ट आया था अगली बार, और जो WBC आया था, वाइट ब्लड सेल आया था, डायग्राम दे करके पूछा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आ जाइए आगे। देखिए, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जो उनके कार्य होते हैं उनके अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकाएं अमीबा। तो वो कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती है तो वो होती है एक कोशिकीय, वो होती है अमीबा। ठीक है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। कुछ कुछ कोशिकाओं का आकार स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसे तंत्रिका जो कोशिका है हमारा, इसके लिए जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका हो गई। जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका, इनका आकार लगभग क्या होता है, इनका आकार लगभग स्थिर रहता है। इसका तंत्रिका कोशिका का ये ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कर सकती है। ठीक है, उसमें तो कोई नहीं। अब हम आगे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा था, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन। जैसे मनुष्यों में, तो मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय है। तो श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि शरीर के विभिन्न जो अंग है ना, विभिन्न कार्य करते हैं। शरीर के जो विभिन्न अंग है विभिन्न कार्य करते हैं। आपको पता है, जैसे मनुष्य के शरीर में जो हृदय है, ये रुधिर को क्या करता है? पंप करता है। रुधिर को क्या करता है? पंप करता है। और आमाशय भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो श्रम विभाजन का मतलब हुआ कि शरीर के विभिन्न जो अंग है वो विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव में भी क्या होता है? श्रम विभाजन। वास्तव में इसी प्रकार एक कोशिकीय में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, है ना। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकांग। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, जिसको कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे क्या करता है कोशिकांग? जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोशिकांग का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? निष्कासन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? निष्कासन करता है। ये इम्पोर्टेंट रख लीजिएगा। और कोशिका में जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर केंद्रक हो गया, ये सेल हो गया, तो अब यहाँ पे एक जीवद्रव्य होता है ना, तो उसे जीवद्रव्य बोलते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक घटक होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये क्या कहता है कि कोशिका में नए पदार्थ का, इसमें जो कोशिका है, देखो जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक हो गया, तो इसमें जो कोशिका है ना, इसमें नए सेल का फिर क्या करेगा? निर्माण कर देगा और इसके अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करेगा। उसके लिए कोशिकांग होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए, कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। मतलब कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अनेक कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ये कोशिकांग मिल करके एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। सभी कोशिकाएं में से एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग,
कोशिका किससे बनी होती है, कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। बिल्कुल, कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। लगभग 3 गुण दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा प्लाज्मा झिल्ली, एक दिखाई देगा केंद्रक, एक दिखाई देगा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण आती है। आओ देखें और कैसे। क्लियर है ना? तो सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करेंगे तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखेंगे। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब हमने ऊपर देखा था प्लाज्मा झिल्ली, है ना? चलिए बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली, देखो प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक, देखिए यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, जो सेल होता है, ये सबसे क्या है? बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से क्या करती है? रक्षा करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको बाहर आने जाने देते हैं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी क्या करती है? यह अन्य पदार्थ की जो गति होता है उसको रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली को, है ना? कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? कोशिका में जो पदार्थ होते हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ही चलते चलते हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पे। ठीक है, चलिए इसके बाद स्लाइड्स आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, ये 56 और ये 57। ठीक है, यहाँ ये वाला स्लाइड्स देखिए। कुछ पदार्थ जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब यहाँ भी एक क्वेश्चंस बन गया, यहाँ भी क्या बन गया? क्वेश्चंस बन गया कि कुछ पदार्थ जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं? आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं? आर पार कर सकते हैं। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। क्लियर है? हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की
पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, चलिए, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है, क्या है, कोशिकीय अपशिष्ट है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसका निष्कासन आवश्यक कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा कोशिकीय क्या है, अपशिष्ट है। कोशिकीय अपशिष्ट का मतलब हो गया ये, मतलब अपशिष्ट के रूप में प्रोडक्ट होती है जो कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता, CO2 की जो सांद्रता है कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका में जो बाह्य वातावरण में CO2 की जो सांद्रता है कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। अच्छा, कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, समझ बता रही कि नहीं आ रही है? जैसे अगर बाहर का जो CO2 है, जैसे पर्यावरण का जैसे इसमें CO2 की मात्रा कम है और सेल में CO2 की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये इनमें अंतर आ गया, अगर इन दोनों में अंतर आ गया तो ये हाई हो गया, तो ये इसमें से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा पर्यावरण में। क्लियर है ना? और वो विसरण के द्वारा होगा ट्रांसफ़र। क्लियर है? इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। मतलब जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलय में रखें तो क्या होगा। अब ये कह रहा है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलय में रखें तो इससे क्या होगा। तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहला, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ बात आई कि नहीं आई। जैसे जल में शक्कर या नमक की मात्रा
कम और जल की मात्रा अधिक है रखा जाता है, तो जल जो होता है ना, परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है ना, देखिए ये कह रहा है कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा में कोशिका से बाहर आने जल की मात्रा, देखो यहाँ कह रहा है कि कोशिका के अंदर जाने वाली जल की जो मात्रा है कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से अधिक होगी, तभी तो अंदर जाएगी। कोशिका के अंदर आने वाली जल की जो मात्रा है कोशिका से बाहर वाली जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिमाण यह होगा कि जल कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे कोशिकाएं क्या होगी? फूलने लगेंगी। क्या होंगी? कोशिकाएं फूलने लगेंगी। दूसरा देखते हैं कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। अब कंडीशन बराबर होगी तो इसमें क्या होगा? अगर दोनों की कंडीशन बराबर है तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरणी विलयन कहते हैं। समपरासरणी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा आ जाती है। तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है ना बात की नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात की नहीं आप लोग को? चलिए तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है। तीसरी कंडीशन हम समझते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। जब ठीक है, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर चला जाएगा। इसलिए कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। परासरण की इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिससे वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा। ये 3 कंडीशन थे। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि यदि बाहर का टेम्परेचर या CO2 सांद्र ज़्यादा है, तो अब बाहर का ज़्यादा है और अंदर का कम है, तो ये बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी, तो ये सेल्स फैल जाएगा। दूसरी में अगर समान हो गया, दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो उसमें क्या होता था कि कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन बाहर से अगर अंदर की ओर आ रहा है, बाहर का ज़्यादा है, जो सेल है आपकी क्या है? जो सेल है, ये तो केंद्रक हो गया। जो सेल है, अगर ये बाहर का पर्यावरण है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है तो इसको खींच लेगी, तो सेल क्या है? ये सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्लियर है ना दोस्त मेरे? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए दोस्त मेरे। ठीक है, दूसरी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे, है ना। कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन किया हूँ दोस्त मेरे वीडियो चैनल पर आप बने रहेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।